धुरंधर 2 में अतीक अहमद जैसे किरदार के चित्रण ने समाजवादी पार्टी के कुनबे में खलबली मचा दी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार पैसे देकर प्रोपेगेंडा फिल्में बनवा रहे, समाज में आग लगाने का काम कर रहे, तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सीधा प्रहार करते हुए समाजवादी पार्टी को यूपी के लिए खतरा बताया। ऐसे में सवाल है कि क्या अतीक जैसे माफिया के चित्रण से अखिलेश यादव को डर लग रहा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यूपी की 27 की रेस अब गुंडा माफिया राज बनाम बुलडोजर राज के पुराने पिच पर ही खेली जाएगी? रिपोर्ट देखिए पहले। यूपी की सियासत फिर उसी पुराने मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है, जहां एक तरफ माफिया बनाम कानून की बहस है, तो दूसरी तरफ नैरेटिव बनाम सच्चाई की जंग। क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयानों में जहां सियासी साजिश और फिल्म के जरिए आग लगाने का आरोप है, तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी को यूपी के लिए खतरा बता रहे हैं। पहला क्लू तो ये कि आखिरकार सीसीटीवी किसके कहने से हटाए गए थे और उसकी मेमोरी को किसके कहने से हटाया गया, वो रूट चार्ट क्या था शूटर्स का। इसलिए खेल खेल मत खेलो खेल, ये राजनीतिक खेल में बहुत आग लगती है। फिल्म से आग लगा रहे हो आप। अभी तो बहुत सारी रिकॉर्डिंगें हैं जो बाहर आनी है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के लिए खतरा है। उनके पास गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारी, यही सब लोगों की एक फौज है। समाजवादी पार्टी का राजनीतिक सूर्य उत्तर प्रदेश में अस्त हो चुका है। अभी 27 की बात तो छोड़िए, 2047 तक उनकी उम्मीद नहीं है। क्या पर्दे पर दिखता माफिया 27 की रेस के लिहाज से अखिलेश को संकट जैसा लग रहा? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक दिन पहले ही अखिलेश यादव ने बीजेपी पर विरोधी पार्टियों को बदनाम करने के लिए पैसे देकर फिल्में बनवाने का आरोप लगाया था, जिस पर ताना मारते हुए बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि प्रोपेगेंडा फिल्में बनाने से अखिलेश को किसने रोका? पैसा देकर के फिल्में बना रहे हैं आप लोग दूसरे दलों को बदनाम करने के लिए। मुझे तो लगता है इन पे ज्यादा पैसा हो गया जो फिल्म इंडस्ट्री तक पैसा पहुंचाया जा रहा है। तो आप भी बना लो ना भैया, आप भी इसी तरह की जो है वो कौन क्या बता रहे हैं, कौन सी फिल्म जो है वो इस प्रोपेगेंडा फिल्म आप भी बना लो। अखिलेश के ये बयान सिर्फ फिल्म का विरोध है या फिर माफिया नैरेटिव को पीड़ित बनाकर पेश करने की कोशिश? जहां तक धुरंधर 2 द रिवेंज में अतीक जैसे किरदार आतिफ के चित्रण की बात है, तो खास तौर पर 3 बेहद अहम सीन है। पहले सीन में चकिया के किंग आतिफ का इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में दबदबा दिखता है, जो ड्रग्स का बिजनेस करता है और ड्रग्स हथियार खरीदने वाले चकिया पहुंचते हैं। दूसरे सीन में यूपी पुलिस को उसके पाकिस्तान कनेक्शन की जानकारी मिलती है, वो आईएसआई के संपर्क में दिखता है और फिर भाई के साथ उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। तीसरे सीन में दोनों भाइयों का मर्डर हो जाता है। ये मर्डर सीन ठीक उसी तरह है जैसा अतीक अशरफ शूटआउट में मारे गए थे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 2022 में गुंडाराज के आरोपों पर हार झेलने वाली समाजवादी पार्टी अब 27 से पहले उसी मुद्दे की वापसी से घबरा रहे? बीजेपी कह रही है यही डर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेताओं की बयानबाजी में झलक रहा है। बेसिक कहानी कुछ भी हो, जोड़ तोड़ के हम प्रधानमंत्री के चहेते एक सलाहकार हैं, उन्होंने न जाने कितनी मूवियां बनवा दी अपने को हीरो बनाने के लिए। सिनेमा समाज का आईना है और उसको पूरी आजादी है समाज में जो हुआ है, हो रहा है, उसको बताने की। अब उस पर इसमें अब चुनाव है सर पर यूपी में, तो बयानबाजी करें, ये बात अच्छी नहीं। लेकिन धुरंधर में जो भी कुछ दिखाया है वो कहीं ना कहीं तो देखिए हुआ ही ऐसा। तो जहाँ धुआं है वहाँ आग तो कहीं ना कहीं लगी है। ये जितने भी रूपांतरण फिल्मों में दिखाए जाते हैं घटनाओं पर आधारित होते हैं जो सच में घटित होती हैं या उनका जिसका तारतम्य समाज से रहता है। यूपी की सियासत में संग्राम तेज है। ऐसे में सवाल है कि क्या अतीक जैसे किरदारों का चित्रण सिर्फ सिनेमा है या फिर 27 की सियासत का ट्रेलर? तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी, मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। राकेश त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस, जगदीश शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के नेता, फखरुल हसन जी, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और नूर अहमद अजहरी जी, स्टेट प्रेसिडेंट है AIMPLB के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। विक्रम सर, आपसे शुरुआत करता हूँ। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि राजनीति के खेल में बहुत आग लगती है, फिल्म से आग लगाई जा रही है। तो अतीक अहमद का चित्रण इस फिल्म में जो दावा किया गया है, क्या आपको भी लगता है कि यह आग लगाई जा रही है? जी नमस्कार। नमस्कार सर। सभी विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। मैं केवल यही निवेदन करूंगा, फिल्म है, फिल्म की तरह देखें। और हर फिल्म के पहले एक डिस्क्लेमर आता है कि इस फिल्म के किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं, अगर है तो केवल वो इत्तेफाकन है। और इतना महिमा मंडित कर देना, अरे अतीक एक मवाली था, एक माफिया था, और उसके बारे में जो भी चित्रण करें वो जिसे जनसातल बजा और उसको तो भत्सना करनी चाहिए। IS 277 गैंग मेंबर
एलईटी से उसका संबंध, आईएसआई से उसका संबंध, घर से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कारतूस मिल रहे हैं। मेरी ये समझ में नहीं आ रही है कि अतीक को बचाने की ये बेकरारी क्यों? बल्कि हम तो ये कहते हैं शरीफ समाज में अतीक से जो जिसके संबंध हैं उसको अपने बारे में सोचना चाहिए कि हमारे संबंध क्यों हैं। जितना संबंध था कम से कम अब तो तोड़ लो। इतनी कृपा अपने समाज पे करो कि अतीक एक समाज का दुश्मन था और उसने जो पाप किए हैं हम उसकी भर्त्सना करते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। हमारी कुछ नीति है कि 4 वोट की राजनीति में हम और क्या क्या पाप करेंगे ये और हमें समझा दिया जाए। मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूं। मैं सबको मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन फिल्म को फिल्म की तरह देखें, मनोरंजन की तरह देखें। और मैं कम से कम कह रहा हूं जिसके ऊपर पुलिस कर्मियों के अत्याचार का, जबरन धन वसूलने का, जबरन संपत्ति का, उसके ऊपर तो आपको चाहिए था एक स्वर में सब लोग कहते सत्यानाश हो उसके गिरोह का। कम से कम ये कह देंगे तो मैं बड़ा संतुष्ट होकर जाऊंगा आपके कार्यक्रम में। ठीक है फखरुल हसन जी, जो अतीक मिट्टी में मिल गया उसको अभी भी आप लोग बचा रहे हैं? देखिए, सवाल यह है कि जिस बात को विक्रम जी ने कहा कि इस फिल्म के सभी पात्र, कहानी, किरदार काल्पनिक हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि आप भी चर्चा कर रहे हैं 3 दिन 4 दिन 5 दिन तो आपको भी हो गए हैं इसी टॉपिक पे चर्चा करते हुए। दूसरा टॉपिक तो आपके पास भी नहीं है, धुरंधर पे ही हम और आप चर्चा कर रहे हैं। तो अगर उसको प्रोपेगेंडा सरकार का कहा जा रहा है तो क्या गलत कहा जा रहा है? और सवाल इस बात का है कि आप फिल्म में किसी को भी दिखाए, आप किसी पे भी कोई कहानी बनाए, कोई दिक्कत नहीं। और जहां तक विक्रम जी कह रहे थे कि उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, निंदा होनी चाहिए, हम तो हमेशा कहते हैं कि गुंडे माफिया जितने हैं सबकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन मैं विक्रम जी से ही पूछ लेता हूं कि उत्तर प्रदेश में कितने माफिया, उनको तो हमसे बेहतर पता होगा। पुलिस प्रशासन उन्होंने पूरा चलाया, उत्तर प्रदेश चलाया है। कितने गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश में वर्तमान में वो भी जानते होंगे, लेकिन शायद विक्रम जी और गुंडे माफियाओं की चर्चा नहीं करेंगे, केवल एक की माफिया की चर्चा हो रही। हम तो कहते हैं कि अतीक अहमद गुंडा था, माफिया था, और जो दूसरे माफिया गुंडे हैं नहीं फखरुल जी, पार्टी के साथ एक तो अलबत्ता 3 दिन बाद मैं धुरंधर पर डिबेट कर रहा हूं सर। नहीं, 3 दिन बाद धुरंधर पर डिबेट कर रहा हूं। पिछले 3 दिन में दूसरे ही टॉपिक रहे, आप शो का हिस्सा नहीं थे, वो एक अलग बातचीत थी, तो छोड़ दीजिए उधर। चैनल में कौन से क्या टॉपिक रहे, मैं उस पर ना तो आपका अधिकार है और आप क्या बोलेंगे उस पर मेरा अधिकार नहीं है, तो वो चर्चा वैसे भी बेमानी है। लेकिन सर आप देखिए डिबेट क्यों हो रही है, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा। डिबेट क्यों हो रही है, क्योंकि रामगोपाल यादव ने कहा कि ये आग लगाई जा रही है। आग लगाने की बात आप लोग लेकर आए सर, नहीं तो नहीं डिबेट हो रही होती, वाकई मानिए। आज हम कुछ और चर्चा कर रहे होते। हो सकता है कि अभी ट्रंप ने यह संकेत दे दिया कि युद्ध खत्म हो जाए, हो सकता है उस पर चर्चा बढ़ा देते। नहीं, ऐसा है ना कि आप जब हो सकता हो जग जाते हो, जब आप सो रहे होते हैं तो जो एजेंसियां हैं जो बाइट लेने आती हैं, रिएक्शन लेने आती हैं, हाँ। वो जब मूवी रिलीज नहीं हुई थी, जब आप लोग चर्चा नहीं कर रहे थे, तब भी उनके सवाल यही थे। तो मैं बेहतर जानता हूं कि जब हम इस पे चर्चा नहीं भी कर रहे थे, हमारी पार्टी की तरफ से उस पर कोई रिएक्शन नहीं था, तब भी सवाल क्या थे मीडिया की, इसलिए वो हम बेहतर जानते हैं। लेकिन सवाल ये कि अगर विक्रम जी कह रहे हैं कि उनके किसी राजनीतिक दल से रिश्ते थे, तो और किस से रिश्ते थे? क्या विक्रम जी नहीं जानते कि इस सरकार में जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जो मंत्री हैं, क्या अतीक के उनसे रिश्ते नहीं थे? क्या उनको नहीं जानते हैं विक्रम जी? नाम उनके भी लेने चाहिए। कौन लोग हैं, कौन प्रभावशाली लोग हैं जो बयान भी दे रहे हैं, लेकिन क्या उनके रिश्ते नहीं थे? रिश्ते नहीं थे, आज भी हैं रिश्ते। जब वो थे तब थे रिश्ते, पूछिए क्या नहीं है? क्या लोग नहीं जानते? जो लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं, हाँ। वो जानते हैं कि अतीक अहमद के रिश्ते जो सत्ता में आज लोग हैं उनसे भी थे। किससे नाम ले लीजिए सर, प्रभावशाली राकेश त्रिपाठी है, अभी दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं। मैं क्यों सुना? ऐसा थोड़ी नहीं कि बीजेपी डिबेट में नहीं है। नाम लीजिए फखरुल जी। मैं क्यों नाम लूं? क्यों? अरे नहीं, नाम तो हम तो कह रहे गुंडे माफियाओं के ले लीजिए। नहीं, आपने कहा ना कि जो आज सत्ता में है उनके संबंध अतीक अहमद से। सर नाम ले लीजिए, क्या दिक्कत है? लाइव शो है, एडिट भी नहीं हो पाएगा। अरे मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ। हाँ। अरे मैं तो आपसे भी पूछ रहा हूँ, आज जो गुंडे माफिया उनके किससे रिश्ते? सर मैं कहा कह रहा हूँ कि आज गुंडे माफिया नहीं है, लेकिन आपने कहा चूंकि अतीक अहमद पर चर्चा हो रही है फखरुल जी, आप जितना कहिए मैं आपको समय दूंगा। आज आप पूरा काला चिट्ठा खोल दीजिए कि सत्ता में बीजेपी है और बीजेपी के कौन कौन से नेताओं के संबंध अतीक अहमद से। पूरा समय मैं आपको डेडिकेट कर दूंगा। और बताइए। जो सब लोग जानते हैं सर, नाम ले लीजिए। सब जानते हैं और आप भी जानते होंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्यों ले लूं? आप नहीं जानते क्या?
आप नहीं जानते क्या? मैं नहीं जानता हूं। या विक्रम जी इतने महत्वपूर्ण पद पे बैठे हुए थे, उनको नहीं जानकारी क्या? मैं नहीं जानता हूं। जिनको जानना है वो जान रहे हैं, और जो मैं बात कह रहा हूं ना फखरुल जी, मैं नहीं जानता हूं, सीरियसली मैं नहीं जानता हूं। आप तो एंकर हैं, आपका बहुत कुछ जानना जरूरी नहीं। आपका नहीं जानना बहुत जरूरी है। आप तो उत्तर प्रदेश सर बता दीजिए दर्शक, मुख्तार के बाद तीसरा माफिया का नहीं फखरुल हसन जी, इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता है सर। बंगाल में जरूर चुनाव है, एक साल भी ढंग से नहीं बचा है, और चुनाव उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा सूबा है। आज आप खोल दीजिए बीजेपी का कच्चा चिट्ठा, खोल दीजिए, मैं आपको समय देता हूं। दुर्भाग्य इससे बड़ा दुर्भाग्य आपके पास क्या होगा कि आपको उत्तर प्रदेश में मुख्तार और अतीक के बाद कोई दूसरे माफिया नहीं मालूम? नहीं माफिया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गुंडे माफिया नहीं है, लेकिन मेरा सवाल नहीं फखरुल जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में गुंडे माफिया खत्म हो गए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अतीक अहमद का संबंध बीजेपी के किन नेताओं से? पूरा समय दे रहा हूं मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं डिबेट का। मैं पूरा डिबेट का समय आपको दे रहा हूं। नहीं मेरा तो समय है ही सर, उसमें आपको देने की जरूरत थोड़ी नहीं है फखरुल जी। पूरा समय सर पूरा समय मेरा ही है, सुनने के लिए इस शो का पूरा समय मेरा है, और मैं यहाँ पर तय करता हूँ किसको कितना समय दूंगा सर। मैं सुन रहा हूँ, मैं ये तय कर रहा हूँ कि आज मैं समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा समय देना चाहता हूँ। मैं भी तो देख लूं कि आप लोग किसके नाम ले पाते हैं। नहीं सर, आप फिर वही बात है, आपने दावा ठोका कि बीजेपी के मौजूदा सत्ताधीशों के संबंध में अतीक अहमद से। सर अतीक मुख्तार पर तो बहुत ज्यादा शो हमने किया और विक्रम सर के साथ किया, तो मैं तो चाहता हूं कि उन बीजेपी नेताओं के नाम आए सामने। वो सब लोग जानते हैं, सब जानते हैं, वो सब जानते हैं जो लोग उत्तर प्रदेश राकेश जी करते हैं। करीब 3 से 4 मिनट मैंने मेहनत की, बीजेपी नेताओं के नाम तो नहीं बता पाए। चलिए मैं सवाल आपसे ये कर लेता हूं कि आप लोग सियासत तो कर ही रहे थे, आपने ये फिल्म बनाने का भी नया काम शुरू किया क्या? देखिए पहले तो मैं फखरुल हसन की आज प्रशंसा करूंगा, क्योंकि फखरुल हसन पहले मुझे लगता है वो नेता है समाजवादी पार्टी के, जिन्होंने आज सार्वजनिक तौर पर लाइव मंच पर स्वीकार किया है कि अतीक अहमद गुंडा मवाली था। हालांकि जब वो स्वीकार कर रहे थे तो आपकी स्क्रीन पर ही तमाम सारे ऐसे दृश्य चल रहे होंगे जिनको देख रहे हैं दर्शक, जिसमें माफिया अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाते हुए मुलायम सिंह यादव जी दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कितनी नजदीकी रही होगी कि माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाते थे। गुंडे मवाली थे ये फखरुल हसन साहब शायद बाद में जान पाए या मुलायम सिंह जी को उस समय बता नहीं पाए। अखिलेश यादव जी के साथ भी मंच पर गलवहियां करते हुए बहुत नजदीकी के फोटो दिखाई पड़ रहे हैं। शायद उनके नेताओं को तब ये जानकारी नहीं थी कि ये गुंडा माफिया मवाली है, ये बाद में जानकारी हुई है। लेकिन फिर भी इस साहस के लिए कम से कम मुझे लगता है फखरुल हसन का अभिनंदन होना ही चाहिए, उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा होनी ही चाहिए कि उन्होंने आज ये स्वीकार किया कि अतीक अहमद गुंडा माफिया मवाली था, अपराधी था। लेकिन आगे के माफियाओं के नाम आप बता दीजिए। मवाली पर फिल्म में अगर कहीं दृश्यांकन होता है, उसके बारे में अगर कहीं कुछ आता है, तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आपको पीड़ा क्यों होने लगी, आपको क्यों दर्द होने लगा। एक अकबर और बीरबल के किस्से में एक किस्सा आता है जिसमें चोर की दाढ़ी में तिनका, ये मुहावरा आता है निकल करके कि चोर की दाढ़ी में तिनका, जैसे ही कहा गया वैसे ही चोर ने अपनी दाढ़ी संभालना शुरू कर दी। ये कुछ उस तरह का मामला है क्या? अतीक अहमद से साम्यता वाला कोई कैरेक्टर अगर दिखाई पड़ा, क्योंकि डायरेक्टर तो इस बात को बाकायदा घोषित करते हैं फिल्म निर्माता कि इस फिल्म के सभी पात्र काल्पनिक हैं, अगर इनका किसी से साम्यता मिलती है तो वो केवल संयोग मात्र होगा। लेकिन जैसे अखिलेश यादव जी तमाम सरीखे नेताओं ने उसके साथ साम्यता देखना शुरू कर दिया, यह स्पष्ट है कि ये चोर की दाढ़ी में तिनका है, आपने स्वीकार कर लिया। और अगर स्वीकार कर लिया है तो जनता के सामने ही बातें आने दीजिए। नहीं राकेश त्रिपाठी जी, कि कौन राकेश त्रिपाठी जी, बहुत सारे माफिया ऐसे हैं जिनका आप लोग बचाव कर रहे हैं। फखरुल हसन ये आरोप लगा रहे हैं आप पर कि बहुत सारे माफिया आज है जिनका आप लोग बचाव करते हैं। अब मुझे लगता है कि माफियाओं के नाम इनको लेने चाहिए। हम तो ये नाम लेकर के बता सकते हैं कि कैसे पूर्वांचल से मुख्तार अंसारी का, कैसे इलाहाबाद के क्षेत्र से, प्रयागराज के क्षेत्र से अतीक अहमद का, कैसे अवध क्षेत्र में खान मुबारक, सलीम सोहराब, रुस्तम जैसे तमाम अपराधियों को कैसे हमने निस्त्राभूत करने का काम किया है, कैसे मुकीम काला जैसे लोगों के गिरोहों को सत्यानाश कर देने का काम हमारी सरकार ने किया है, कैसे आज इहलोक से परलोक की यात्रा कराने का काम हमने किया है, कैसे आज उत्तर प्रदेश के माफियाओं के भीतर मन में डर बैठाने का काम हमने किया है कि आज तख्ती लटका करके गले में थाने के भीतर आकर के सरेंडर कर रहे हैं। फखरुल हसन जी आपको 30 सेकंड से 1 मिनट देता हूं सर। आप बीजेपी नेताओं का नाम तो नहीं ले पाए कि किनके अतीक अहमद से संबंध है। चलिए आप उन माफियाओं का नाम ले लीजिए जिनको बीजेपी बचा रही है। राकेश त्रिपाठी लगे आप जवाब भी दे लेंगे। नहीं, मैं तो उन शरीफ लोगों के नाम ही नहीं ले सकता साहब। उत्तर प्रदेश में मुझे रहना है, इस उत्तर प्रदेश में जहां जंगल राज कायम है, जहां पे अजीत सिंह की लखनऊ में खुलेआम हत्या कर दी जाती है, मुझे उस उत्तर प्रदेश में पता है कि कौन गुंडे हैं, कौन माफिया हैं।
और आप नहीं जानते क्या बनारस वाले कौन है, आप नहीं जानते क्या जौनपुर वाले कौन है। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी नाम ले लेंगे तो हो सकता प्रवक्ता ना रहे, 2 घंटे में हट जाएंगे, ये पैनलिस्ट की लिस्ट बाहर हो जाएंगे। तो देखिए उत्तर प्रदेश में कौन कितने माफिया है, कौन गुंडे हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में डर लगता है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो माफिया हैं उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। नहीं प्राप्त है क्या? विक्रम जी बैठे में बहुत जिम्मेदार अधिकारी रहे, पूछिए इनसे उत्तर प्रदेश के टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट क्या है, क्या नाम है। अरे सरकार में राकेश त्रिपाठी हैं, राकेश जी बैठे हुए हैं, बताएं कौन है उत्तर प्रदेश के टॉप 10 माफिया। लिस्ट तो आपके पास होगी, सरकार में आप हैं, आपको क्या उत्तर प्रदेश के टॉप 10 माफियाओं के नाम नहीं मालूम है? आपको नहीं मालूम है तो आदरणीय विक्रम जी बैठे हुए, उनसे पूछ लीजिए, हो सकता है वो आपको थोड़ा सा बता दे, थोड़ा समझा दे कि उत्तर प्रदेश में और कौन माफिया। 2 माफिया थे, आप तो कहते हैं, मैं कहता हूं 2 माफिया थे, आप कह रहे हैं, मैं मान लेता हूं। आप स्वीकार करके दिखाओ, आप में हिम्मत है स्वीकार करने की, आप में नाम लेने की हिम्मत है। क्यों नाम लोगे? क्योंकि सरकार का संरक्षण प्राप्त है। अच्छा ठीक। तो गुंडे माफियाओं की नाम आप भाजपा वाले बहुत 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 शरीफ हैं, आप सब लोग बहुत शरीफ हैं। आप ये जो माफिया गुंडे उत्तर प्रदेश में पल भल रहे हैं, जिनकी लिस्ट बहुत लंबी है, उनसे भाजपा का कोई लेना देना नहीं। लेकिन हर घटना में उन माफियाओं को बचाया जाता है, ठीक है, भाजपा का कोई लेना देना नहीं। मैं 30 सेकंड राकेश त्रिपाठी, गुंडे माफिया आप लोग कहते हैं यूपी सबसे सुरक्षित, ये तो कह रहे हैं कि मैं ना माफिया का नाम लूंगा ना जो है नेता का नाम लूंगा। मुझे तो डर लग रहा है यूपी में। देखिए फखरुल हसन तो डर रहे हैं, हमने तो माफियाओं के नाम गिनाए। और किसी को जरूरत हो, मैं तो आपके दर्शकों से कह रहा हूं, जब अभी ये फखरुल हसन कह रहे थे ना कि टॉप 10 माफिया कौन है, क्योंकि सूची अपडेट होती रहती है ना, यूपी पुलिस जो टॉप 10 में नाम आते हैं उनमें से तुरंत नाम गायब करा देती है, नाम उनके एक एक करके कट जाते हैं, लोग से परलोक की यात्रा हो जाती है, जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। तो इसलिए टॉप 10 के माफिया परिवर्तित होती रहती है। लेकिन जैसे ही इन्होंने कहा तो मैंने तुरंत गूगल पे सर्च किया, आपके देख रहे दर्शक भी गूगल पे सर्च कर रहे हैं, यूपी के टॉप 10 माफिया जैसे ही सर्च करेंगे तो UPPolice.gov.in वेबसाइट का नाम बता रहा हूं, नोट कर लीजिए फखरुल हसन, आपको दिक्कत नहीं होगी। उस पर नाम खुल करके आ जाएंगे कि कैसे नंबर 1 पर नाम विनोद कुमार का है 50,000 रुपए का इनामी, सलीम उर्फ मुख्तार से 50,000 रुपए का इनामी, संजीव नल 50,000 रुपए का इनामी, सुधीर उर्फ महाकर सिंह 50,000 का इनामी, रामनरेश ठाकुर 50,000 का इनामी। ये है ना लिस्ट में नाम, और इनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। हम इनको गिरफ्तार करके जेल के पीछे भी भेज रहे हैं, कुछ प्रदेश की सीमा छोड़ के भाग गए, और कुछ लोग बनारस वाले से डर लग रहा है। ये लिस्ट रोज बदलती रहती है, इसलिए फखरुल हसन आप प्रोपेगेंडा मत कराया करिए। अब डरिए मत, डंके की चोट पे बताइए कौन अपराधी है, कौन माफिया है, डंके की चोट पे बताइए ना, आइए ना बताइए ना। राजनीति करते हैं, डर के राजनीति करेंगे? ये समाजवादी पार्टी डर के राजनीति करने लगी क्या? ये गुंडे अपराधियों का संरक्षण करने वाले लोग डरने लगे क्या? और अगर गुंडे अपराधियों का संरक्षण करने वालों के मन में डर है, ठीक है, ये डर जनता के लिए अच्छा है। अरे तो जौनपुर बनारस वाले का नाम फखरुल भाई आप क्यों नहीं ले पा रहे हैं? आप नाम ले लोगे प्रवक्ता नहीं रहोगे। नहीं तो जौनपुर बनारस वाले का नाम आप क्यों नहीं ले पा रहे हैं? नाम ले लोगे प्रवक्ता नहीं रहोगे आप। अरे फखरुल भाई आप नहीं जानते क्या? आप क्या बच्चे हैं? आप बच्चा तो पक्ष में है, आरोप लगा रहे तो दम से आरोप तो लगाइए। विक्रम जी से पूछ लीजिए, विक्रम जी से पूछ लीजिए। अच्छा विक्रम सर, मैं आपको ले आता हूं, इसके बाद जगदीश जी और हजारी साहब आ रहा हूं। विक्रम सर, जौनपुर बनारस वाले का नाम ये नहीं ले पा रहे हैं, नाम कम से कम आरोप इतना जोरदार तरीके से तो नाम लेकर लगाते, कुछ कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल कहूंगा, फखरुल साहब निहायत नेक और शरीफ इंसान है, और वो नाम नहीं ले रहे हैं तो मैं समझ रहा हूं उनकी शराफत है ये, और मैं समझ सकता हूं। लेकिन राकेश जी, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि ये पुलिस की लिस्ट आपने बता दी, ये रेगुलरली अपडेट होती, जब कुछ मारे जाते हैं, कुछ जेल जाते हैं, और मेरे पास जो लिस्ट है उसमें भी जो नाम है, इसमें सुंदर भाटी, मदन सिंह बंदो, सुधाकर सिंह प्रतापगढ़, योगेश भदौड़ा, सुनील राठी, अनुपम दुबे, खान मुबारक, और ये लिस्ट निरंतर अपडेट होती रहती है। किसी ना काहू से दोस्ती, लेकिन बैर सबसे, इन सबसे दुश्मनी है। और मैं ये भी कहूंगा, अगर कोई फिल्म के बारे में आपत्ति है तो भाई हमारे भी संवैधानिक अधिकार है, हम भी फिल्म बना लें, हमको किसने रोका है? और मेरा ये आसान और मुफीद मशवरा होगा कि अगर किसी को फिल्म बनाना है, मेरी ये लाइन नहीं है, लेकिन अगर बनाना है और मैं समझता हूं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो अपने साथ न्याय करने के लिए मैं वही पात्र, वही लोगों को बना करके एक फिल्म मैं भी बनाने पर विचार कर सकता हूं। चलिए, धुरंधर 3 का आपने आइडिया दे दिया, धुरंधर 3 का बन जाए और उसको जो है फखरुल हसन जी बनवा ले। लेकिन जगदीश जी, ये बात तो है, कुछ बात आपको अच्छी नहीं लगी तो कह दीजिए कि प्रोपेगेंडा है। तो फिर सवाल ये पूछा जाता है कि आप अभी भी अगर बचा रहे हो तो क्या ये वोट बैंक की मजबूरी है, क्योंकि एक चुनाव तो लड़ चुके हैं इसमें? राकेश पांडे जी,
आप मेरे भाई हैं, मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं। मैं सवाल जो अपने करे हैं, मामला चल रहा है धुरंधर फिल्म को लेके, मैं राकेश त्रिपाठी जी के लिए बात कर रहा हूं, क्योंकि भाजपा के लिए बात करनी पड़ेगी। आप बीच में कूद के मत आना, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, आप आ जाते हो, ठीक है। अब सुनिए, फिल्मों पर चर्चा हो रही है। फिल्में संतोषी माँ, क्रांति, शोले, ये फिल्में होती थी। पिछले 14 साल में हमारे देश के मुखिया खुद अपनी बड़ाई करते हैं, उसके बाद अपने चेले चपाटों से कराते हैं, फिर अपने मंत्रियों से कराते हैं, और फिर भी पेट नहीं भरता तो ताली थाली बजवाते हैं, और फिर भी पेट नहीं भरता तो पैसे देकर फिल्म बनवाते हैं। फिल्म मैं सारी देखता हूं, पर इतनी इस तरह की फिल्में, जैसे अभी मैं वो भी देख रहा था, कश्मीर फाइल फिल्म पाया था, अगर राकेश पांडे जी आप देख लेंगे, वो फिल्म नहीं थी, वो ऐसे था मैं बाहर आऊं और मुसलमानों के पीछे पड़ जाऊं। एक माहौल खिलाफ करा जा रहा। भाई फिल्म को मनोरंजन की तरह देखा जाए। हमारे विक्रम जी कहते हैं पात्र नहीं होते, पर ये तो बनाए उन पात्रों पर हैं कि देश में आग बबूला हुए, झगड़े हुए। पिछले 14 साल से तो हो रहे हैं। कौन सी संतोषी माँ जैसी फिल्म आ रही है, कौन सी देशभक्ति फिल्म आ रही है, कौन सी क्रांति शोले जैसी फिल्म आ रही है। फिल्म तो यही बना रहे हैं भाई, पर इस तरह की फिल्म देश में नफरत फैलाएगी, प्यार नहीं। और मैं तो कहता हूं ये भारत हम सबका, प्यार बांटते चलो। मोदी जी को इस लाइन पे चलना पड़ेगा, जब भी देश आगे बढ़ेगा। हम सब मोदी जी के साथ हैं, चाहे कोरोना हो, चाहे युद्ध हो, चाहे संकट का समय हो, पर ये हमें साथ। मुझे एक बात बता दीजिए, ये सोच रहे हैं मुझे एक बात बता दीजिए जगदीश जी, किस्सा कुर्सी का फिल्म पर बैन क्यों लगा था, क्यों उसे रोका गया था, इसका जवाब आप दे पाएंगे? इमरजेंसी के बाद जो है आवर प्राइम मिनिस्टर फिल्म, क्या वो इमेज सुधारने के लिए नहीं बनी हुई थी इंदिरा गांधी की? अगर वो भी थी तो मैं उसकी भी निंदा करता हूं, नहीं बननी। अब आज निंदा करता हूं, ये कोई बात हुई क्या? के लिए जब हम पूरा दिन काम करके थक जाते हैं ना, मतलब आप जब सत्ता में रहेंगे तो मैं हर फिल्म आरोपों के हिसाब से आप बनवा लेंगे, और ये उसके बाद जब विपक्ष में जाएंगे तो कहेंगे क्या कि हम निंदा करते हैं अगर थी तो। जिसमें खेत खलियान, प्यार मोहब्बत, परिवार दिखाया जाता है। तो आज की भी डेट में प्यार मोहब्बत, खेत खलियान वाली फिल्में बनती हैं, आप नहीं देखते हैं, नहीं सवाल उठाते हैं, ये आपकी दिक्कत है, उस पर भी सवाल उठा करिए कि खेत खलियान क्यों दिखा रहे हो भाई। मैंने तो उनका भी विरोध कर दिया कि फिल्म को राजनीति से प्रेरित मत करो, फिल्म को फिल्म ही रहने दो, भाईचारा बढ़ाओ, सबको प्यार मोहब्बत बांटो। फिल्म ऐसी बननी चाहिए, संस्कारों पर फिल्म बननी चाहिए। ये गुंडे मवालियों पर फिल्म शोभा नहीं देती है। ठीक है, इसका विरोध हम सबको मिलकर करना चाहिए। ठीक है आजारी साहब, हम भी आजारी साहब, ये वो इस फिल्म का विरोध क्या इसलिए हो रहा है क्योंकि एक किरदार है आतिफ अहमद का जो अतीक जैसा दिखता है, काफी कुछ चीजें मैच करती हैं, और चूंकि आगे 27 का चुनाव है तो वोट बैंक की सियासत है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इस फिल्म में इनडायरेक्टली है तो अतीक अहमद का ही किरदार, और अतीक अहमद को दिखाने की कोशिश की गई उसमें। मैं पूछना ये चाहता हूँ, अगर अतीक अहमद का ISI से जुड़ाव था, जैसे कि अभी चैनल पर भी बताया गया है, जैसे अतीक अहमद पाकिस्तानी एजेंसियों से मिला हुआ था, तो उसकी मौत पर सदन में शोक व्यक्त क्यों किया गया? ये मेरा सवाल है। उसकी जब मौत हुई थी तो सदन में बाकायदा मौन किया गया 2-3 मिनट का। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इस वक्त जो फिल्में बन करके आ रही हैं, पहले की फिल्मों के अनुसार, जैसे कि अभी जगदीश भाई ने बताया था कि जो पहले की फिल्में बन करके आती थी, उनमें नफरतें नहीं बांटी जाती थी हिंदू और मुसलमानों में। आज की तारीख में जो फिल्में आ रही हैं, उनका मकसद आप देखिए, कश्मीर फाइल, उदयपुर फाइल, आप देखिए। हम पूछना चाहते हैं, बहुत सारी फाइलें और भी हैं, उन पर भी बना ली जाए फिल्में। जब बहुत सारी फाइलें खोली जा रही हैं, तो सरकार में, सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये सेंसर बोर्ड वाले, ये जो फिल्मों के जो वो है निर्माता है, प्रोड्यूसर है, क्या कर रहे हैं? इनके लिए बनाए ना, हिम्मत तो करें। मतलब मुसलमानों को आतंकवादी कहा जा रहा है, मुसलमानों को दहशतगर्द कहने की कोशिश की जा रही है, सब कुछ मुसलमानों के खिलाफ। किसने मुसलमानों को दहशतगर्द जब फिल्मों के निर्माताओं, सुनो आजारी साहब, किसने? नहीं सर, नाम लेकर इस तरीके से ऐसे किसी धर्म विशेष के खिलाफ टिप्पणी मत करिए सर, प्रोपेगेंडा के लिए। अरे किसने कहा कि मुसलमान आतंकवादी? किसने कहा सर? नाम लीजिए ना प्लीज। आप तो पूरा काम कर रहे हो साहब। नहीं, नाम लीजिए ना सर, कि फला नेता ने कहा कि मुसलमान आतंकवादी। नाम लीजिए सर प्लीज, ऐसे मैं नहीं जाने दूंगा। नाम लीजिए, दिखाइए उदयपुर फाइल के बारे में। नाम लीजिए ना, किसने कहा कि यह धर्म का आदमी आतंकवादी? किसने कहा? आपके ही चैनल पे किसने कहा? जो वो उसका उदयपुर फाइल का निर्माता था, उससे बैठ करके मेरी बात हुई चैनल पर आपके, और वो खुल करके मुसलमानों को। अभी आप नेता कह रहे थे, कोई सड़क पर उठकर किसी धर्म विशेष को आतंकवादी का तमगा दे देगा तो उसे थोड़े नहीं एंडोर्स करेंगे। आप उसको ले आकर यहां पर बातचीत करेंगे।
उदयपुर फाइल याद नहीं आपको है क्या? नहीं, फिल्म मुझे याद है भाई, फिल्म मुझे याद है। आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मैंने तो पूछा, नाम लेकर बताइए किस नेता ने कहा। आपके चैनल पर बैठ करके कहा था साहब। हाँ। तो सर आप भी बैठकर यहाँ पर बहुत कुछ कह जाते हैं। आतंकवादी होता है भाई, हम यहाँ पर अगर कोई कुछ भी कहकर जाएगा तो हम बताएंगे कि हम उससे सहमत हैं या नहीं सहमत हैं। कोई आकर किसी धर्म विशेष को तमगा दे देगा आतंकवादी होने का, मैं उससे सहमत नहीं हूं, ना हमारा चैनल सहमत होगा। आप सहमत हो ना हो, क्यों? जो एजेंडा है आपका, जो अब एजेंडा हो गया, नहीं सहमत है तो भी एजेंडा हो गया। वो यही है, बिल्कुल एजेंडा है आपका। ठीक है, ठीक है। मैं विक्रम सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर राकेश जी आ रहा हूं। विक्रम सर। राकेश जी, मैं विद्वान पंडित कहूंगा, मुझे सख्त आपत्ति है जो हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं अपने मुसलमान भाइयों के ऊपर। हम ये चाहेंगे कि जरा बता दें हमें, अशफाक उल्लाह खां कहां पर सुपुर्द खाक हुए हैं? एपीजे अब्दुल कलाम साहब भारत रत्न, वो कहां पर सुपुर्द खाक हुए हैं? उनकी कब्र कहां है? ब्रिगेडियर उस्मान साहब की कहां पर है? और परमवीर चक्र अब्दुल हमीद की कब्र कहां है? हम लोग अगर देखें, आप अगर ये हमारे लिए देवतुल्य है जो नाम मैंने आपको बताए हैं। काश मैं उनकी पैर की धूल हो पाता। हम लोग अपनी बातों को संतुलित रखें और सच्चाई के साथ जुड़े रहें। और ये चीज अगर बता दूं, अगर आपके पैनलिस्ट हैं, अगर आप ये बता देंगे, मैं मान लूंगा कि आप जो कहिएगा मैं हारने को तैयार हूं। कौन बताएगा? कौन बताएगा? मैं मुझे कहना तो नहीं चाहता है, लेकिन कोई इशारा करे, कौन बताएगा विक्रम सर के सवाल का जवाब? जिनके नाम लिए उनकी कब्रें कहां कहां पर है? मैं जवाब दूंगा। बोलिए जगदीश जी, हमारे पड़ोसी बोलिए ना। जगदीश जी ने इशारा किया। हजारी साहब आप ही बता देते, आप तो इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप ही बता देते कहां कहां कब्रें हैं। बोलिए जगदीश जी। विक्रम साहब, सवाल यह है कि आप कश्मीर फाइल फिल्म देख के आओ। अरे फिर वही बात है, मुझे लगा आप बताएंगे कि कब्रें कहां कहां पर है। विक्रम जी के सवाल का जवाब देंगे तो कश्मीर फाइल देखकर आओ, उदयपुर फाइल देखकर आओ, केरला स्टोरी देखकर आओ। आपका खून खोलेगा। आप जब फिल्म देखेंगे तो ठीक है सर। राकेश त्रिपाठी, ठीक है, मुझे लगा था आप सवाल का जवाब देंगे। राकेश त्रिपाठी, जो अजहरी जी का सवाल कि शोक सभा क्यों करवाई थी, अगर आईएसआई और लश्कर से संबंध था तो? देखिए, एक बात को समझना जरूरी है कि अतीक अहमद को माननीय बनाने का पाप समाजवादी पार्टी ने किया। उनको संसद भेजना का काम किया, बहुजन समाज पार्टी शामिल रही, उनको विधानसभा भेजने का काम किया। तो जाहिर सी बात है कि कुछ परंपराएं हैं कि कोई भी दिवंगत सदस्य होते हैं तो दिवंगत सदस्यों के लिए एक साथ शोक सभा पड़ी जाती है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। वो परंपरा के नाते हुआ, लेकिन उसके आधार पर आज जैसे फखरुल हसन साहब ने स्वीकार कर लिया ना कि गुंडा माफिया मवाली था, अगर काश सपा ने पहले स्वीकार कर लिया होता और इस तरह से उनको समझना भेजा होता तो शायद इस तरह की परंपरा में एक स्वस्थ परंपरा में, एक अच्छी परंपरा में ऐसा नाम न जुड़ा होता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अजहरी साहब, आप ये बात जब आपत्तिजनक करके लोगों को भड़काने की चेष्टा करते हैं ना कि मुसलमानों को आतंकवादी कहा जा रहा है, पूरी तरह से गलत। सच बात यह है कि अजमल आमिर कसाब के लिए टेसुए बहाने वाले लोग ये स्थापित करने की चेष्टा करते हैं कि आतंक का कोई धर्म होता है। जब अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, जब इस तरह के नारे लगाने वाले लोग सड़कों पर आते हैं तो वो स्थापित करने की चेष्टा करते हैं कि एक मजहब को आतंक से जोड़ा जाए। जो लोग आतंकियों के पक्ष में लामबंदी करते हैं, जो कश्मीर में आतंकियों को पोस्टर बॉय बना करके उनके जनाजे में इकट्ठा होते हैं, वो कहीं ना कहीं आतंक का मजहब बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है। एक सवाल और रह गया, जरा थोड़ा सा समय कम है, एक सवाल और रह गया फखरुल जी। एक बात और अखिलेश यादव ने कहा, और वो कहा कि बहुत सारी रिकॉर्डिंग है जो बाहर आ जाएंगी। क्या मतलब है इसका? तो मैंने तो अपनी बात के शुरू में ही कहा, अतीक अहमद की आप बात कीजिएगा तो बहुत से लोग जो सत्ता में बैठे लोग हैं, आप जो लोग जानते हैं, जो जांच एजेंसी में थे, वो जानते हैं किससे किससे बात होती है। वो तो सब लोग जानते हैं। आप नहीं जानते, राकेश जी नहीं जानते, क्योंकि आप लोग नादान लोग हैं। और राकेश जी तो ये भी नहीं जानते कि माफिया कैसे दिल्ली में लोकसभा चुनाव के समय पे ज्वाइनिंग करते हैं, यहाँ उनके प्रदेश अध्यक्ष मिलते हैं। तो ये जो माफियाओं को संरक्षण देने वाले लोग हैं, ये जो पार्टी माफियाओं को, गुंडों को संरक्षण देने वाले लोग, वो केवल अतीक पे बात करती है। वो राकेश जी की हिम्मत नहीं है गुंडे माफियाओं के नाम लेने की। इस उत्तर प्रदेश के जो बड़े माफिया हैं उनके नाम, उनको माननीय कौन बना रहा है? कौन उनके परिवार के लोगों को माननीय बना रहा है? बताइए ना राकेश जी। माननीय आप भी कह रहे थे माननीय बनाया, तो अब कौन माननीय बना रहा है? ये कौन दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश तक संरक्षण दे रहा है? उसको भी बताते चलिए। आप तो बहुत साफ सुथरी राजनीति करने वाले दल है ना। आप तो नहीं, बात ठीक है फखरुल हसन जी, लेकिन 5 बार अतीक को विधायक, संसद तक किसने पहुंचाया? चूंकि आज टॉपिक अतीक था तो अतीक पर चर्चा हो रही थी। आप ना माफियाओं का नाम ले पाए, ना बीजेपी नेताओं का नाम ले पाए, किससे किनके संबंध। खैर चलिए, 27 साल भर
जो मौसम दिख रहा है, यही चर्चा होती रहेगी यूपी को लेकर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही है। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें, टाइम्स नाउ के सबसे बड़े मंच पर मोदी सरकार के मंत्री, देश की दिग्गज हस्तियां और कई राज्यों के सीएम बताएंगे विकसित भारत का मंत्र क्या है। 26 और 27 मार्च को जरूर देखिए टाइम्स नाउ समिट लाइव नव भारत।